हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है आपका 7, यानी कि हमारी लूसेंट वाली क्लास का टाइम हो चुका है। किस क्लास का टाइम हो चुका है भैया? आपकी फेवरेट जो क्लास है, यानी कि लूसेंट की क्लास। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ रहे थे, यानी कि जो कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया चोल वंश। कौन सा था कल का टॉपिक भैया आपका? चोल वंश। और इसके जो फाउंडर थे वो थे आपके विजयालय। कौन थे? विजयालय। और राजधानी जो थी वो थी तंजौर। शायद आपका मन लगा हो और आपकी ये चीजें याद रह गई हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और इनके समय एक बहुत ही बढ़िया मूर्ति का निर्माण हुआ, यानी नटराज, जो कि कांसे से बनी हुई थी। और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ना पूछा गया हो कि नटराज की मूर्ति कहाँ है। तो कहाँ है? तंजौर में। और तंजौर किसकी राजधानी थी? विजयालय, यानी कि चोलों की राजधानी थी। एक बहुत ही फेमस मंदिर भी था, राज प्रथम ने बनवाया था, जिसे राज राजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग दक्षिण भारत के जो राजवंश थे वो हमारे क्या हो चुके थे? समाप्त हो चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सीमावंशी सीमावर्ती राजवंशों के बारे में। अब आप कहेंगे सीमावर्ती राजवंश क्या थे? तो जो राजवंश आपके सीमा पर पड़ते थे, कहां पर? सीमा पर पड़ते थे। जैसे कि एक जगह आपकी ये हो गई, यहाँ पर एक, ये कौन सी जगह? गुजरात। और यहाँ पर एक जगह पड़ती थी बल्लभी। तो यहाँ पर एक वंश हुआ मैत्रिक वंश। कौन सा वंश? मैत्रिक वंश। और ये कहाँ हुआ? गुजरात के वल्लभी में। इसी तरह एक जगह मैंने आपको यहाँ पर बताई थी बंगाल। और ये आपको आंसर करके बताना बंगाल में कौन सा वंश था, क्योंकि अभी मैंने लेटेस्ट कुछ टाइम पहले बताया था कि बंगाल में आपका पाल वंश था। पाल वंश ही नहीं था, यहाँ पर सेन वंश भी था और एक गौड़ वंश भी था। कौन सा? गौड़ वंश से। तो तीन जो जगह थी वो कहाँ पर थी आपके? यहाँ पर थी। कहाँ पर? बंगाल में। और यहाँ कश्मीर में भी 2-3 वंश थे। कहाँ पर? कश्मीर। और कश्मीर का इतिहास हमें किस बुक से मिलता है? तो राज तरंगिणी से मिलता है। और आज मैं बताऊंगा कि कल्हड़ किसके दरबार में राजकवि थे। आपके राज तरंगिणी में कहाँ तक का इतिहास लिखा हुआ है वो सब चीजें हम लोग आज इस पर कश्मीर के राजवंशों में ध्यान से देखेंगे। तो इस पे जो थे, एक तो आपका था कारकोट वंश, एक था उत्पल वंश, और जो तीसरा था वो था आपका लोहार वंश। और लोहार वंश से ही रिलेटेड है ये आपका राजतरंगी। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके यहाँ पर? एक तो आपका हो गया कारकोट, दूसरा उत्पल वंश, और तीसरा आपका हो गया लोहार वंश। तो इनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? कारकोट, उत्पल। आपके लिए क्वेश्चन था कि उत्कल दिवस किस राज्य का स्थापना दिवस है, जो कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन जरूर करिएगा कि उत्कल दिवस कौन सा? उत्कल दिवस किस राज्य का राज्य क्या है स्थापना दिवस, जो कि 1 अप्रैल। अब इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं बना सकता, आपको सिर्फ उस राज्य का नाम बताना है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्योंकि अभी मैं एक दिन देख रहा था तो कमेंट बॉक्स में कोई था चैट कर रहा, तो एक बड़ी प्यारी लाइन उसने लिखी कि लाइन ये थी कि सोना चांदी एक तरफ, तेरा होना एक तरफ। ऐसा मैं पढ़ रहा था तो लिखा था कि सोना चांदी एक तरफ, तेरा होना एक तरफ,
और तेरी आंखें एक तरफ जादू टोना एक तरफ। मैंने कहा है उसने कहा कि तेरा होना एक तरफ और जादू टोना एक तरफ। मैंने कहा वाह। तो आपको ये नहीं करना, अगर आप प्रॉपर पढ़ाई के लिए हैं तो प्रॉपर पढ़ाई करिए, क्योंकि ये जो टाइम चला जाएगा ना आपको ये वापस आने वाले नहीं। हाँ मानता हूँ लाइन अच्छी थी, लेकिन लाइन का यूज करने का भी एक प्रॉपर वो है ना कि उस लाइन को कब यूज करना है। लाइन अच्छी, शादी के बाद कहिएगा किसी से। अभी आपको एक बार जब सरकारी नौकरी आप ले लेंगे ना, तब आप यही लाइन अगर किसी लड़की से कहेंगे भी, या लड़की किसी लड़के से कहेंगे, तो लोग सीरियस लेंगे। अभी आप कहेंगे तो बेरोजगार हो तो आपको क्या कह दे, ना कह दे। लेकिन जब आप नौकरी पालेंगे, वो भी सरकारी नौकरी, मैंने कई बार कहा कि सरकारी नौकरी नौकरी नहीं है मिडिल क्लास के लिए, ये सपना नहीं है, ये अमृत है, ये वरदान है। जिस भी मेरे दोस्त को, मेरे भाई बहन को सरकारी नौकरी मिलती है ना, उसका जीवन बदल जाता है। तो आप अभी इन सब चीजों को छोड़कर किस पर फोकस करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं। सॉरी, अभी हम लोग जो देखने वाले थे वो आपके देखने वाले थे सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय। वापस लौट आइए, हो गया काफी टाइम। तो सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय, मैंने आपका एक बेसिक डिटेल आपको मैं दे चुका हूँ कि कौन कौन सा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जो सीमावर्ती राज्य थे उनके अभ्युदय के बारे में हम लोग क्या करेंगे, मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से राज्य थे और उनका अभ्युदय हुआ, उनके शासक कौन कौन थे, और बाकी चीज़ें उसमें मैं आपको कुछ आज ट्रिक्स भी देने वाला हूँ, ताकि आपके लिए वो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो और आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आए। अगर मैं सबसे पहले बात करूँगा, तो मैं सबसे पहले जो बात करूँगा आपके, वो करूँगा खेला होगा वाले राज्य से। यानी कि कहाँ खेला होवे, बंगाल में खेला होवे। और यहाँ आज होगा खेला भैया कहाँ, आपके बंगाल में। बंगाल के राजवंशों की एक ट्रिक याद करने की बहुत बड़ी ट्रिक थी। अब बंगाल में क्या था कि मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी, उन्हें बातें करने, क्योंकि उन्हें नहीं कहा था खेला होवे, तो उन्हें क्या करने, गॉसिप करने की आदत थी। किसकी आदत थी, गॉसिप करने की। तो वहीं से एक ट्रिक आई है, उसका नाम है गॉसिप। क्या नाम है उसका, गॉसिप। और गॉसिप किस के राजवंशों की याद करने की ट्रिक है, तो गॉसिप जो ट्रिक है वो है आपके बंगाल के राजवंशों की याद करनी। गॉसिप यानी कि जो पहला वर्ड है इससे हो जाएगा आपका गौड़ वंश। कौन हो जाएगा भैया, गौड़ वंश। और गौड़ वंश का जो संस्थापक था वो हो जाएगा आपका शशांक। और आपको ये शशांक शायद याद आ रहा हो, इसी ने राज्यवर्धन की हत्या की थी। और राज्यवर्धन कौन था, हर्षवर्धन का भाई था। और क्यों की थी ये भी आपको समझ आया हो, इसी ने हर्षवर्धन की बहन कन्याश्री को बंदी बना लिया था। और इसकी हत्या किसने की थी, आपके हर्षवर्धन ने की। आपको जो दूसरा वंश हो जाएगा सा से, वो हो जाएगा सेन वंश। और जो ये वाला हो जाएगा ये हो जाएगा पाल वंश। पाल वंश के फाउंडर गोपाल। और इसी वंश का एक शासक था धर्मपाल, जिसने कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में हिस्सा लिया था। क्या नाम था, धर्मपाल। त्रिपक्षी संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था, राष्ट्रकूटों के, पालों के और गुर्जर प्रतिहार वंश के। अभी आगे मैं आपको डीपली एक बार बता भी चुका हूं एक कन्नौज का जो आपका त्रिपक्षी संघर्ष था। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम लोग आज पढ़ेंगे पाल वंश। और ये वंश आपका कहाँ था, ये वंश जो आपका था ये था आपका बंगाल में। अगर मैं पाल वंश की बात करूं तो पाल वंश के जो संस्थापक हैं आपके वो हो जाते हैं गोपाल। और राजधानी जो थी वो थी मुंगेर। क्या नाम था भैया उसका, मुंगेर। किसकी भैया, आपके पाल वंश की। और इसका जो शासक था गोपाल, नहीं पहले देख लेते हैं इसके संस्थापक को।
लिखते चलते नहीं तो आपके माइंड से भी निकल जाएगा और मैं भी लिखना शायद भूल जाऊँ। तो इसके जो संस्थापक हो जाएंगे आपके पाल वंश के, वो हो जाएंगे गोपाल। आपको पाल वंश में सिर्फ गो जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? गो। तो क्या हो जाएगा? गोपाल। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। और इनकी राजधानी क्या थी भैया? तो जो पाल वंश की राजधानी थी वो आपकी एक थी, क्या? उसका नाम था मुंगेर। क्या नाम था? मुंगेर नाम था उसका। और इसने एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। उस विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ करवाया था? तो एक जगह थी ओदंतपुरी। क्या नाम था उसका? ओदंतपुरी। और यहाँ पर इसने विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। किसने विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? आपके पाल वंश के फाउंडर यानी कि गोपाल ने। ओदंतपुरी में इसी वंश का एक शासक हुआ जिसने बौद्ध मठ का निर्माण भी करवाया था। तो वो जब हम अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग डिटेल में ध्यान देंगे। और अब आपके लिए ये होना चाहिए कि सोना चांदी एक तरफ, लूसेंट एक तरफ। एक तरफ इसकी आंखें, ये किसकी आंखें? आपके लूसेंट की आंखें। और दुनियादारी एक तरफ, जादू टोना एक तरफ। तो आपको इस समय जो फोकस करना है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि जब आपके पास एक अच्छा फ्यूचर होगा, ब्राइट फ्यूचर होगा, तो आपके पास वो हर चीज होगी जो आप चाहेंगे। तो इसके बाद जो अगला शासक हुआ वो हुआ आपका धर्मपाल। धर्मपाल यानी जो धर्म का पालन करता हो वो धर्मपाल। तो पाल में हमसे पहले वाले में क्या जोड़ा था हमने? गो। जो गो पालेगा यानी कि गाय पालेगा तो धर्मात्मा तो होगा ही। तो अगला जो शासक हो गया, क्या हो गया? धर्मपाल। अब धर्मपाल जो था, इसी के समय कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष हुआ था। किसके समय भैया? आपके धर्मपाल के संबंध में। और इसी के समय राष्ट्र क्या कह रहा हूं मैं, कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष। एक तो इतना हो जाता है ना तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष। तो कन्नौज का जो आपका त्रिपक्षी संघर्ष था वो किसके बीच हुआ था आपके? तो कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष आपके हुआ, एक तो आपका 3 वंश इससे संबंधित है। एक तो आपका यही वाला हो गया पाल वंश, दूसरा हो गया आपका राष्ट्रकूट। कौन सा भैया? और राष्ट्रकूट। और कमेंट बॉक्स में इसका फाउंडर बताइए राष्ट्रकूट वंश का। और जो तीसरा था वो था गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन था भैया? गुर्जर प्रतिहार वंश। अब एक क्वेश्चन और यहीं पर आई होता है कि इनके समय शासक कौन कौन थे जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो पाल वंश के समय तो आप समझ ही गए होंगे कि धर्मपाल, जो कि धर्म का पालन करता था। दूसरे आपके राष्ट्रकूटों की तरफ से ध्रुव। और ध्रुव को एक और अन्य नाम से जानते हैं, उसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? धारावर्ष। और उसको क्या, ध्रुव तारा जो कि आसमान में सप्त ऋषियों के साथ टिमटिमाता रहता है, वही वाला ध्रुव। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके वत्सराज। तो जो कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष हुआ वो पाल वंश के शासक धर्मपाल, राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव या धारावर्ष और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के बीच में हुआ था। आपका जो धर्मपाल था इसने 2 उपाधियां भी धारण की थी। कौन कौन सी इसने 2 उपाधियां धारण की थी? तो जो इसकी पहली उपाधि थी वो थी परम सौगात, और जो दूसरी उपाधि थी वो थी उत्तरापथ स्वामी। तो इसकी अगर उपाधियों की बात की जाए कि इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की, तो एक तो इसने परम सौगात, क्या उपाधि भैया? परम सौगात। और दूसरी उत्तरापथ स्वामी। इसने 2 उपाधियां धारण की। और ये उपाधि इसको दी किसने? ये भी तो आपको मन में क्वेश्चन आता है। तो एक भैया थे आपके गुजराती कवि, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में यानी कि 11वीं शताब्दी में इनको ये उपाधि प्रदान की थी। और वो कहाँ के थे भैया? आपके गुजरात के थे। तो आपका ये जो क्वेश्चन बन जाएगा कि किस गुजराती कवि ने आपके इनको
किनको? धर्मपाल को परम सौगात और उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी। तो सबको एक स्वर में आवाज देना है कि परम सौगात और उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धर्मपाल को गुजराती कवि सोठल ने दी थी। और कब दी थी? तो 11वीं शताब्दी में दी थी। कब दी थी? 11वीं शताब्दी में दी थी। और इसी के समय कन्नौज का त्रिपक्षी जो संघर्ष था वो हुआ था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो शासक हुआ वो हुआ जिसको देवताओं ने पाला, यानी कि देवपाल हुआ। किसके बाद हुआ? धर्म जहां होगा वहां देवता होंगे, तो धर्मपाल के बाद देवपाल। इससे आपको क्रम भी याद हो, पहले गोपाल, उसके बाद धर्मपाल, फिर इसके बाद जो आपका था वो हो जाएगा देवपाल। इसके समय एक कवि रहते थे जिनका नाम था वज्रदत्त, जिन्होंने आपके लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक की रचना लिखी थी। किसने? वज्रदत्त ने। किसकी? लोकेश्वर शतक। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। क्या होगी? इसके बाद आपके धर्मपाल के बाद जो अगला शासक हो जाएगा वो हो जाएगा देवपाल। और इसकी जो कैपिटल थी यानी कि राजधानी थी वो भी मुंगेर ही थी। अगर बात की जाए इस वंश के लोग किसको मानते थे, तो इस वंश के मैक्सिमम लोग किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे भैया। आपका जो गोपाल था वो किस धर्म का अनुयायी था? तो आपके बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? गोपाल। और गोपाल कौन है? इस वंश का फाउंडर यानी कि देवपाल के दादाजी। सॉरी। तो इसी के समय एक कवि रहते थे इनके दरबार में। किनके दरबार में? देवपाल के दरबार में। उस कवि का नाम था वज्रदत्त। और इसने जिस पुस्तक की रचना की तो मैंने आपको उस पुस्तक का नाम बताया था लोकेश्वर शतक। लोकेश्वर जो शतक था उसकी रचना किसने की आपके? तो वज्रदत्त ने की। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्या नाम था उस बुक का? लोकेश्वर शतक। क्या नाम था भैया? लोकेश्वर शतक। लोकेश्वर शतक किसकी रचना है? तो वज्रदत्त की रचना है। और वज्रदत्त किसके दरबार में कवि था? तो देवपाल के दरबार में कवि था। और मैंने आपको जब आज की क्लास शुरू की थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, कि ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके देवपाल ने ही भैया। किसने? देवपाल ने ही ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। और क्यों करवाया था तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वंश के जो लोग थे वो किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। इसलिए इसने बौद्ध धर्म का मठ का निर्माण कहाँ करवाया? ओदंतपुरी में करवाया। इस वंश का जो फाउंडर था गोपाल, उसने ओदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। ये समय जो था ना, इनका जो समय था, यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। पाल वंश का जो टाइम चल रहा था, क्योंकि इसी समय यूनिवर्सिटी बनी, बौद्ध मठ के निर्माण हुआ, तो बौद्ध धर्म के लोग खुद मानते थे तो उन्होंने उस धर्म को प्रोत्साहित भी किया था। देवपाल के बाद जो अगला शासक होता है वो होता है महिपाल प्रथम। कौन होता भैया? महिपाल प्रथम। इसके बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना घटती है। अगर आप लोगों ने, मैंने आपको पढ़ा रहा था इसके पहले की जो क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई है चोल वंश वाली। कौन सा? चोल वंश की। उसमें एक शासक हुआ था चोल वंश में आपका राजेंद्र प्रथम। कल की ही क्लास थी अगर आपको मेरी याद आ रही हो, कि राजेंद्र प्रथम। और ये कौन था? तो ये चोल वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? चोल वंश का। चोल वंश के फाउंडर कौन होंगे? इस वंश के जो फाउंडर थे वो थे विजयालय। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले भी मैंने बताया था, तो चोल वंश की जो कैपिटल थी वो थी तंजौर। और इनके जो पिताजी थे, मतलब इनके जो पहले वाले शासक थे महिपाल प्रथम के राजा, इन्होंने ही
राजराजेश्वर मंदिर कहिए, फिर बृहदेश्वर मंदिर कहिए, उसका निर्माण करवाया था। इस धर्म के लोग चोल किसके अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो जो आपके राजेंद्र प्रथम जी थे, इन्होंने किसको हरा दिया? राजेंद्र प्रथम ने हरा दिया किसको भैया? आपके महिपाल प्रथम को इसने हराया। और जब इसने हराया तो क्या हुआ? एक घटना हुई, आप जानते समझ ही गए होंगे। घटना क्या थी कि बंगाल पर इसने कब्जा कर लिया था। किसने को? महिपाल प्रथम को हराकर। और इसने बंगाल की खाड़ी को, इसका यही काम एक बड़ा, इसी के समय सबसे ज्यादा चोल साम्राज्य का विस्तार भी हुआ था। किसके समय? आपके राजेंद्र प्रथम के समय इसने बंगाल की खाड़ी को झील में परिवर्तित कर दिया। किसमें परिवर्तित कर दिया भैया? झील में परिवर्तित कर दिया। और ये बंगाल की खाड़ी कहाँ पड़ती है? क्वेश्चन अगर आ जाए तो ये पड़ता है आपका हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। दुनिया में कितने महासागर अगर बात की जाए? अब गिनिए भैया, ये जो वर्ड लिखे हुए मैंने आपको, पटिया, PATTIA, इस चीज को आप याद रखिएगा। पटिया जी किनकी ट्रिक है आपके? ये आपके महासागरों की ट्रिक है। किनकी ट्रिक है? तो ये महासागरों की ट्रिक है। इससे आपको पी से जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर। जो AT है इससे हो जाएगा आपका अटलांटिक। और आपका जो क्या कहते हैं आई है, इससे तो आपका हो गया इंडियन ओशियन। समझ गए ना? इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। और आपका जो ये ए है ये हो जाएगा आर्कटिक। क्या हो जाएगा? आर्कटिक ओशियन। इस तरह से आपके सारे ओशियन आपके कवर हो चुके हैं। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो ये जो आपकी बंगाल की खाड़ी को इसने झील में परिवर्तित कर दिया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। और राजेंद्र प्रथम ने किसको हराया था आपके? तो इसने महिपाल प्रथम को हराया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो शासक होगा आपका, ठीक ठाक, यानी कि इस वंश का अंतिम शासक भी आप कह सकते हैं, रामपाल। और इसी के दरबार में एक कवि रहता था, जी मूतवाहन। और ये नाम तो आपने भैया सुना ही होगा। मैक्सिमम टाइम आपको इसकी बुक एग्जाम में, अगर आपने कोई अच्छा एग्जाम दिया होगा तो इसकी बुक आपको जी मूतवाहन की जरूर मिली होगी। इसीलिए ये आपका अंतिम शासक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो इस वंश का आपका अंतिम शासक हो जाएगा वो भैया कौन हो जाएगा? हो जाएगा आपका रामपाल। और रामपाल पाल वंश का क्या था? अंतिम शासक था। किस वंश का अंतिम शासक था? तो पाल वंश का अंतिम शासक की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका रामपाल। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर रामपाल के ही दरबार में एक कवि रहता था, जो मैंने आपको बताया था, इसका नाम था जी मूतवाहन। क्या नाम था भैया? जी मूतवाहन। और इसकी ही एक बुक थी जो बड़ी फेमस बुक हुई, दाय भाग। क्या नाम था उस बुक का? दाय भाग। और उसके राइटर कौन थे? वो थे आपके जी मूतवाहन। और जी मूतवाहन किस वंश का शासक था? तो वो शासक था आपके पाल वंश का, अंतिम शासक। जो इसके बाद जो अगला वंश हुआ पाल के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेन वंश। और सेन वंश के जो संस्थापक थे कौन थे भैया? आपके सामंत सेन थे। किस वंश के संस्थापक माने गए आपके सामंत सेन? तो सामंत सेन आपके विजय सेन के क्या कहते हैं, सेन वंश के शासक माने गए। इनकी राजधानी वगैरह हम लोग अब सब सेन वंश में पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे क्या? सेन वंश। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी तो क्लास शुरू हुई है। अभी तो ये क्या है? ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो क्योंकि अभी तो हमने शुरू किया है तैयारी करना, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया। तो सेन वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? सेन वंश का जो संस्थापक हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका सामंत सेन। कौन हो जाएगा? सामंत सेन। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाई भैया? कि संस्थापक तो आपने देख लिया, और राजधानी तो इसने कहा नदियों का इसे बड़ा शौकीन था, तो इसने अपनी राजधानी बनाई नदिया को। और नदिया कहाँ पड़ती है? तो लखनऊती के तट पर। किसके तट पे? लखनऊती के तट पर ये जगह पड़ती है आपकी नदिया, जिसको राजधानी बनाई आपके सामंत सेन ने। सामंत सेन कौन थे आपके? तो सेन वंश के संस्थापक हुए। इसके बाद जो अगला शासक हुआ वो विजय सेन, जो कि इस वंश का सबसे महान शासक था। किस वंश का सबसे महान शासक हुआ? ये सेन वंश का। और ये प्रथम स्वतंत्र शासक भी था। कौन था भैया आपका प्रथम? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सेन वंश का कौन सा शासक प्रथम स्वतंत्र शासक हुए, तो आपको तो बिना सोचे समझे सामंत सेन ही लगाना, क्योंकि आपने सोचा फाउंडर है यही स्वतंत्र शासक होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसका जो प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ वो हुआ आपका विजय सेन। कौन हुआ? विजय सेन। और इसी के दरबार में एक कवि रहता था श्रीहर्ष, जिसने विजय सेन प्रशस्ति ऐसा करके कुछ बुक भी लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? विजय प्रशस्ति काव्य। तो उस बुक के किसने लिखा था आपके? इनके दरबार में जो कवि रहते थे, कवि का क्या नाम था? श्रीहर्ष। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये भैया किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म में किस भगवान की शिव की पूजा की जाती है? भगवान शिव की। अगर आपको एक चीज याद आ रही हो कि भगवान शिव की उपासक क्या कहलाते हैं, मैंने आपको चोल वंश में पढ़ाया था, नयनार कहलाते हैं। और भगवान विष्णु के उपासक चोल वंश के हिसाब से अलवार। इस चीज को भूलिएगा नहीं, क्योंकि चीजें आपको रिलेट मैं इसीलिए करता हूँ ताकि जो पिछली क्लास थी और ये क्लास थी मिक्स हो जाए, और आपको पिछली क्लास का हल्का सा रिवीजन भी हो जाए, तो थोड़ा चीजें देखते चले। विजय सेन के ही दरबार में कवि रहता था, इन्हीं का एक दरबारी कवि था, इसका नाम था श्रीहर्ष। और ये बड़ा हर्षित हुआ और इसने अपने महाराज के ऊपर एक बुक लिखी। क्या? विजय प्रशस्ति का। क्या बुक लिख दी भैया इसने? विजय प्रशस्ति काव्य। तो क्वेश्चन आया कि विजय प्रशस्ति काव्य किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना है। श्रीहर्ष किसके दरबार में कवि था? विजय सेन के दरबार में कवि था। और विजय सेन किस वंश का शासक था? तो सेन वंश का शासक। इसके बाद जो अगला शासक हुआ वो हुआ आपका बल्लाल सेन। अगर मैं बल्लाल सेन की बात करूं तो इसने बंगाल से जाति प्रथा और दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। बाकी अब आगे पढ़ेंगे तो उसमें तो अकबर ने किया था दास प्रथा को, लेकिन उस समय आपके किसने किया था? सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने जाति प्रथा एवं दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसकी कुछ बुक भी थी, जैसे कि दान सागर हो गया, अद्भुत सागर हो गया, ये आपके बल्लाल सेन की किताबें थी। तो आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो विजय सेन के बाद जो अगला शासक हम लोग देखेंगे वो हम देखेंगे क्या? बल्लाल सेन। क्या देखेंगे? बल्लाल सेन। और इसने दो बड़े अच्छे काम किए। एक तो इसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। किसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया? आपके बल्लाल सेन ने। और दूसरी जाति प्रथा को समाप्त किया। इसने कहा ये कुरीतियां हमारे समाज का हिस्सा नहीं रहेंगी जब तक हम कभी क्या रहेंगे? शासक रहेंगे। तो उसने इन दोनों चीजों को समाप्त कर दिया। ये खुद बड़ा विद्वान आदमी था, तो इसने कुछ बुक्स भी लिखी। और इसकी एक बुक अधूरी रह गई थी, जो इसके बाद का शासक होता है लक्ष्मण सेन, वो उस बुक को वो पूरी करता है। तो एक तो थी इसकी दान सागर और दूसरी थी अद्भुत सागर, जो कि अधूरी रह गई, जो कि क्या रह गई थी? आपकी अधूरी रह गई थी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सी थी? तो जो पहली बुक इसकी हो जाएगी दान सागर, जो कि इसने कंप्लीट कर ली थी। और जो दूसरी इसकी बुक थी अद्भुत सागर, जो कि क्या रह गई थी? अधूरी रह गई थी। कौन सी बुक? अद्भुत सागर, जो कि अधूरी थी, पूरी नहीं थी। जैसा कि आप देखें कुतुब मीनार का, तो शुरुआत किसने करवाई और समाप्त किसने करवाई?
तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करवाया था, और समापन इसका करवाया यानी कि पूर्णता बनी किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में। तो उसी समय अद्भुत जो सागर है इसका निर्माण शुरू करवाया आपके बल्लाल सेन ने, लेकिन पूरा किया इसको आपके लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन के ही समय एक कवि रहता था जिसका नाम था जयदेव, तो इसके बाद का ही शासक है, और वो अंतिम हिंदू सम्राट भी है कहा जाए तो आपके बंगाल का। तो आइए इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, लक्ष्मण सेन के बारे में। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण और उन्हीं की सेना यानी कि लक्ष्मण सेन। और जो लक्ष्मण सेन है इन्होंने ही इस बुक को क्या किया था, कंप्लीट किया था। मैंने आपको बताया भी था कि लक्ष्मण सेन ने ही अद्भुत सागर को पूरा किया था, क्योंकि बल्लाल सेन ने इस बुक को लिखा तो, लेकिन वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। कंप्लीट किसने किया, लक्ष्मण सेन ने। इन्हीं के समय एक कवि रहता था, उस कवि का क्या नाम था, जयदेव। क्या नाम था भैया, जयदेव। और लक्ष्मण सेन जो था ये क्या था, ये बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कहाँ का अंतिम हिंदू शासक था, तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। यहाँ पर अंतिम लगा दीजिएगा बीच में। तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लक्ष्मण सेन। थोड़ा सा वेट करिएगा, गला सूख गया मेरा। तो बंगाल का जो अंतिम हिंदू शासक था वो हो जाएगा आपका कौन, लक्ष्मण सेन। तो सेन वंश का जो पूरा शासन क्रम था वो मैंने आपको समझा चुका हूँ। पहला जो इसका शासक था सामंत सेन था, उसके बाद विजय सेन, विजय सेन के बाद जो ये आपके बल्लाल सेन और फिर लक्ष्मण सेन, यानी कि आप पूरा देख चुके हैं। और लक्ष्मण सेन ही इसका कहाँ का, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। बंगाल में कौन कौन से हुए थे मैंने आपको बताया था कि ममता बनर्जी क्या करती हैं, खेला होवे यानी कि गॉसिप करती हैं। तो हमने गॉसिप पे क्या दिखा, लास्ट वाला अक्षर पाल देखा, दूसरा वाला सेन देखा, और फिर गौड़ वंश यानी कि 3 वंश किसके समय थे भैया आपके, तो बंगाल में 3 वंश हुए। अब जो गौड़ वंश है इसके बाद वाला, तो गौड़ वंश की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं तो आपके गौड़ वंश की बात करूं तो इसका जो संस्थापक था वो मैंने आपको बताया कि इसका जो संस्थापक था वो था आपका शशांक। किसका संस्थापक था भैया, गौड़ वंश का संस्थापक। और शशांक वर्धन वंश से जुड़ा हुआ शासक था। अगर आपको याद आ रहा हो तो इसने वर्धन वंश के एक शासक यानी कि राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, जिसका शासनकाल 375 से 380 ईस्वी तक था। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने ध्यान से इस चीज को समझा होगा और देखा होगा, तो आपको ये चीज याद आ रही होगी। और इसकी हत्या कर देता है हर्षवर्धन, क्योंकि जब 380 में 5 साल में शासक रहा, 380 में ये किसकी हत्या कर देता है, तो 380 में ये हत्या कर देता है आपके राज्यवर्धन की। और हत्या क्यों करता है इस बात का भी एक रीजन होता है, क्योंकि इसका एक मित्र था जिसने आपके ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी। और ग्रह वर्मा कौन था, इसकी बहन का पति था। इसकी बहन का नाम था कन्याश्री। तो ग्रह वर्मा की हत्या वो करता है, इसके कारण राज्यवर्धन उसकी हत्या कर देता है, और राज्यवर्धन की हत्या उसका बदला लेने के, क्योंकि ये उसका प्रिय मित्र था, तो शशांक कर देता है। अब 380 में जब हर्षवर्धन बैठता है तो देखता है कि उसके भाई की हत्या हो चुकी है। उसकी बहन कन्याश्री को इसने बंदी बना लिया था, किसने, शशांक ने। तो जब इसने बंदी बना लिया तो हर्षवर्धन ने क्या किया था, इसकी हत्या कर दी थी। तो इसकी हत्या किसने की भैया, हर्षवर्धन ने इसको पराजित कर दिया आपके हर्षवर्धन ने, तभी इसकी मृत्यु। और इसने एक बहुत ही उचित और अच्छा गुणवान कार्य भी किया था, क्योंकि अच्छा तो इसने कभी कुछ किया ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं अच्छा कह देता हूँ, कन्याश्री को भी बंदी बनाया। इसी समय इसके पापों का एक और काम था कि इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था।
इसको बोधि वृक्ष को। अब बोधि वृक्ष क्या था? तो बोधि वृक्ष वही वृक्ष था जहां पर गौतम बुद्ध ने क्या किया था? तपस्या की थी। जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी बोधि वृक्ष को आपके शशांक ने कटवा दिया था। तो बोधि वृक्ष को कटवाने का अच्छा नेक कार्य इन महानुभाव ने किया था, इसलिए इनकी गति हुई। तो आप यानी कि आपको इतना ही पढ़ना है गौड़ वंश में, यानी कि जो आपके बंगाल के राजवंश थे आप तीनों पढ़ चुके होंगे, पाल वंश, गौड़ वंश और सेन वंश। पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल थे। गोपाल के बाद आप समझ चुके होंगे कौन कौन से 3-4 शासक और हुए। और पाल वंश के बाद जो सेन वंश था, सेन वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके सामंत सेन। और आपके गौड़ वंश का जो संस्थापक था वो था शशांक। इसका वर्धन वंश से भी अच्छा खासा रिलेशन, जो कि मैं बता चुका हूँ। किसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी और उसकी बहन कन्यासुरी को उसने क्या किया था? बंदी बना लिया था। तो उसके भाई राज्यवर्धन, छोटे भाई हर्षवर्धन, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी, उसने शशांक की हत्या की और किसका बदला लिया? अपना बदला लिया। अगर मैं गौड़ वंश की पहले बात करूं आपके, तो जो सेन वंश था, सेन वंश में मैंने आपको बताया था एक शासक हुआ था, आपको अगर याद हो, विजय सेन, याद है? तो मैंने आपको एक चीज और भी बताई होगी विजय सेन में, कि ये किस धर्म का अनुयायी था। तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। और शैव धर्म में किस भगवान की पूजा करते हैं? तो भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो इसने देवपाड़ा में एक भगवान शिव के मंदिर का निर्माण। अब क्वेश्चन ये अराइव होता है कि उस मंदिर का नाम क्या था? तो जो मंदिर इसने देवपाड़ा में बनवाया था, विजय सेन ने उस मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो वो जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवपाड़ा। और मंदिर का निर्माण करवाया क्या? किस धर्म का मंदिर से? पहले तो ये आपको समझना चाहिए। तो वो जो मंदिर था आपका, वो किससे रिलेटेड था? तो भगवान शिव से मंदिर रिलेटेड था। उस मंदिर का नाम था प्रद्युम्नेश्वर मंदिर। तो जो विजय सेन ने मंदिर बनवाया था, इसका क्या नाम था? प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित था, यानी कि महाकाल को समर्पित था। जय महाकाल। आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि विजय सेन ने ही प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और सेन वंश ही एक ऐसा राजवंश था जिसने जो अपने अभिलेखों को हिंदी में सबसे पहले लिखवाया। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इतिहास में ऐसा कौन सा वंश हुआ जिसने अपने अभिलेखों को किस भाषा में लिखवाया? तो सर्वप्रथम हिंदी भाषा में लिखवाया। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किस वंश के लोगों ने अभिलेख लिखवाए? तो आपके सेन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम हिंदी भाषा में अपने अभिलेखों को क्या करवाया था? उत्कीर्ण करवाया था। और यही आपके सेन वंश का इतिश्री होता है, यानी कि समापन होता है। बंगाल के तीनों राजवंश आप पढ़ चुके हैं। बंगाल के बाद अगर बात की जाए, तो बंगाल के बाद हम जो लोग बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे कश्मीर के राजवंशों की, क्योंकि दो ही जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक आपका था वो बंगाल और दूसरा था कश्मीर। अब कश्मीर के राजवंश, बात एक अराइव होती है कि कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती? तो एक पुस्तक हुई जिसमें कश्मीर का इतिहास था। और अगर इसका कोई आंसर बता देगा तो भैया मेरी तरफ से उसके लिए एक रसगुल्ला फ्री। मैंने 50 बार ये आपको क्वेश्चन बताया कि कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है, तो उस पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। यही एक वंश हम लोग पढ़ेंगे, लोहार वंश। तो उसी वंश का दरबारी कवि था आपका कल्हड़। तो जो इसका राइटर था वो कौन था? कल्हड़, जिसने राजतरंगिणी बुक की रचना की। अब कश्मीर के राजवंशों को याद करने के लिए एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, उसका नाम था काउल।
काउल में जो पहला अक्षर का उससे आपका हो जाता है, क्या हो जाता है भैया? सबसे पहले कारकोट वंश, उसे उत्पल वंश, और ला से हो जाएगा लोहार वंश। और लोहार वंश में ही ये आपका कलहड़ क्या था? राज कवि था। तो आइए हम लोग देखते हैं किसके किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो था ना, उल्लू बहुत बोलता था। कौन भाई? कहाँ पर? आपके कश्मीर में। कौन बहुत था? उल्लू बहुत था। और आजकल भी बहुत पाकिस्तान के नल्ले उल्लू रात में ही आते हैं, क्योंकि जितने आतंकवादी हैं और रात में आते हैं और भारतीय सेना उन्हें पूछ देती है, यानी कि पीट देती है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब क्या करें, आदत है लात खाने की, तो बात लात तो खाएंगे। आते हैं पिट के चले जाते हैं। तो उल्लू जैसे रात भर जगते रहते हैं फर्जी में। तो भैया यहाँ की जो राजवंशों की थी वो थी काउल। अब इसको अगर मैं 3 भागों में डिवाइड कर दूं, पहला जो आपका का वाला था वो था आपका कारकोट वंश। तो जो आपका का वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कारकोट वंश। दूसरा यानी कि उसे उत्पल वंश। कौन सा वंश? उत्पल वंश। और जो आपका अंतिम और तृतीय हो जाएगा लोहार वंश। कौन सा वंश हो जाएगा भैया? लोहार वंश। 3 वंशों के बारे में आपको कश्मीर के राजवंशों में आपको कारकोट, उत्पल और लोहार वंश 3 वंशों के बारे में आपको पढ़ना है। अब अगर कारकोट वंश की बात करें संस्थापक की, तो इसका जो संस्थापक बड़ा दुर्लभ आदमी था भैया, क्योंकि इसका नाम भी बड़ा दुर्लभ है। तो इस वंश का जो संस्थापक था वो भी बढ़िया दुर्लभ आदमी था। तो कौन था? दुर्लभ वर्धन। और कौन था इस वंश का? वो भैया आपका हो जाएगा फाउंडर। किस वंश का? कारकोट वंश का। तो क्वेश्चन आता है कारकोट वंश का फाउंडर, तो हो जाएगा आपका दुर्लभ वर्मन। किस वंश का फाउंडर? कारकोट वंश का। उत्पल वंश का फाउंडर, तो जो आपने कारकोट का देखा तो उत्पल का भी देखेंगे। तो उत्पल वंश का जो फाउंडर हो जाता है वो आपका हो जाता है अवंती वर्मन। अवंती वर्मन हो जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन भी यहीं से अराइव होता है कि अवंती क्या 16 महाजनपदों में शामिल था या नहीं? कमेंट करके बताइएगा कि क्या अवंती 16 महाजनपदों में शामिल था या फिर नहीं था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। अब अगला जो वंश आता है इसी से आपका कौन संबंधित था? कलहड़ संबंधित था। तो इस वंश का जो फाउंडर हो जाता है वो आपका हो जाता है कौन? लोहार वंश का जो फाउंडर हो जाएगा वो हो जाएगा संग्राम राज। कौन? संग्राम राज। जिस संग्राम में जिसने राज किया हो, यानी कि संग्राम राज। और सबसे पहले हम लोग जिस वंश के बारे में पढ़ेंगे वो आपका हो जाएगा क्या? कारकोट वंश। कारकोट वंश जो था इसका फाउंडर कौन था? तो कारकोट वंश का जो फाउंडर था वो था आपका दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश का, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें फाउंडर ही पढ़ने हैं कश्मीर के राजवंशों में, इतना कुछ एग्जाम में नहीं आता, और जो आता है वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो कारकोट वंश का फाउंडर दुर्लभ वर्धन। आंख बंद करके सपने में भी कोई चीज पूछ ली जाए कि कारकोट वंश का फाउंडर दुर्लभ वर्धन, कारकोट वंश का फाउंडर दुर्लभ वर्धन। दूसरा उसके बाद जो होगा उत्पल वंश। और उत्पल वंश का जो फाउंडर था वो था अवंती वर्मन। कौन था? अवंती वर्मन। और अवंती 16 महाजनपदों में से ही एक था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अगर याद ना हो तो मेरी महाजनपदों वाली क्लास देख सकते हैं आप, उसमें मैंने पूरे 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ाया था। तो उत्पल वंश का जो फाउंडर था वो था अवंती वर्मन। और जो अंतिम हो जाता है आपका लोहार वंश, उसका जो फाउंडर होता है वो आपका हो जाता है संग्राम राज। कौन था भैया? संग्राम राज। किस वंश का अंतिम शासक हो जाता है? तो लोहार वंश का अंतिम शासक हो जाता है आपका संग्राम राज। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब अगर इसकी बात की जाए तो जो मैंने आपको बुक बताई थी राजतरंगिणी, तो ये भैया किस वंश के शासकों में? तो मैंने आपको बताया था लोहार वंश। लोहार वंश जो आपका था
इसके फाउंडर कौन थे? संग्राम राज। तो इन्हीं में एक शासक हुआ हर्ष। क्या हुआ? शासक का नाम क्या था? हर्ष। और पीछे मैंने एक श्री हर्ष करके एक कवि भी बताया था, उसकी पुस्तक बताइए क्या है? श्री हर्ष ने किस पुस्तक की रचना की थी? अगर आप माइंड दौड़ा के पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज जरूर याद होगी, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि घर में उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े को लगाने से तरक्की नहीं आएगी। तरक्की तब आएगी जब आप सूर्योदय से पहले जगेंगे और घोड़े की तरह दौड़ेंगे। तो आपको सूर्योदय से पहले जगना है और घोड़े की तरह दौड़ना है, तब सफलता प्राप्त होगी। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो जो लोहार वंश का एक शासक था हर्ष, इसी के दरबार का दरबारी कवि था आपका कौन? कल्हड़। तो कल्हड़ किसके दरबार का दरबारी कवि था? तो हर्ष के दरबार का दरबारी कवि था। तो आज के बाद कभी भी इस चीज को आप मिस मत करिएगा कि कल्हड़ किसके दरबार का दरबारी कवि था? तो हर्ष के दरबार का दरबारी कवि था। और कल्हड़ ने ही किसकी रचना की थी? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में किसका इतिहास है आपके? तो राजतरंगिणी में आपके कश्मीर का इतिहास है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और राजतरंगिणी में कहाँ तक के कश्मीर का इतिहास है? तो जो इस वंश का अंतिम शासक भी जिसे कहा जाता है जय सिंह। क्या नाम था उसका? जय सिंह। तो जय सिंह की मृत्यु के साथ ही राजतरंगिणी बुक भी आपकी समाप्त हो जाती है। यानी कि इसी के शासन काल के बारे में ही राजतरंगिणी में वर्णन है और ये अंतिम शासक था। कौन हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आखिरी, यानी कि इसके बाद सब खत्म, सूना सूना एकदम अंधेरा अंधेरा। तो जयसिंह इस वंश का अंतिम शासक होता है और इसी के शासन काल के बारे में राजतरंगिणी में, और जहां इसका शासन काल खत्म, राजतरंगिणी आपकी बुक भी खत्म। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक जगह पड़ती है वल्लभी गुजरात, तो वहां पर एक मैत्रिक वंश भी था, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ये लोहार वंश समझ में आ चुका होगा। कश्मीर के राजवंशों की ट्रिक है उल्लू, यानी कि काउल का से कारकोट वंश। कारकोट वंश के जो फाउंडर थे वो थे दुर्लभ वर्धन, क्योंकि बड़े दुर्लभ थे। दूसरे उससे हो गया उत्पल वंश, उसके थे आपके उत्पल वंश के जो फाउंडर थे वो थे अवंती वर्मन। और इसके बाद जो लोहार वंश था उसका फाउंडर था संग्राम राज। और लोहार वंश का ही एक शासक था हर्ष, जिसके दरबार में कल्हड़ दरबारी कवि था और राजतरंगिणी की रचना की। राजतरंगिणी की बुक में कहां तक कश्मीर का इतिहास है? जब इसका आखिरी शासक जय सिंह हुआ, जय सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, उसका राज्य खत्म होता है, वहीं तक की इसमें इस बुक में उसकी जानकारी, यानी कि जय सिंह के साम्राज्य तक की इसमें जानकारी है। इसके बाद राजतरंगिणी खत्म, यहाँ आपका जय सिंह खत्म। इसके बाद एक यहाँ पर जगह मैंने आपको बताई थी गुजरात। गुजरात में भी एक जगह बताई थी वल्लभी। क्या बताई थी भैया? वल्लभी। तो जो आपका वल्लभी है ना, यहीं पर एक वंश हुआ मैत्रिक वंश। कौन सा वंश हुआ? मैत्रिक वंश। कहाँ हुआ? आपके गुजरात में। गुजरात के किस एरिया में हुआ? तो ये हुआ आपके, कहाँ हुआ भैया? ये आपका हुआ वल्लभी। अब इस वंश का जो फाउंडर था वो कौन था? वो सुना सकता है ना कि इस वंश का फाउंडर कौन था? तो मैत्रिक वंश का जो फाउंडर था वो था आपका भट्टारक। कौन था भैया? भट्टारक। कौन था? वो इस वंश का आपका संस्थापक हो जाएगा। और ये जो आपका मैत्रिक वंश था, ये जैन एवं बौद्धों का प्रसिद्ध केंद्र था। इस चीज को आप ध्यान रखिए। और किस लिए प्रसिद्ध था? तो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और शिक्षा ही वो हथियार है जिसका उपयोग करके आप संसार बदल सकते हैं। किसका उपयोग करके? शिक्षा का उपयोग करके आप इस संसार को बदल सकते हैं। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे किसके बारे में? मैत्रिक। एक और चीज लास्ट हम देख लेते हैं, वो कामरूप। कामरूप किसका पुराना नाम था? तो कामरूप जो है वो आपका असम का पुराना नाम था। और यही जो एक वंश होता है वो होता है कौन? आपका
वर्मन वंश फाउंडर हो जाता है उसका पुष्यवर्मन, और जो उसकी राजधानी हो जाती है किसकी, आपकी वर्मन वंश की, वो हो जाती है प्रयाग ज्योतिष। क्या हो जाती है भैया, राजधानी प्रयाग ज्योतिष। किसकी राजधानी हो जाती है आपकी प्रयाग ज्योतिष, तो प्रयाग ज्योतिष जो थी वो राजधानी थी आपके कामरूप के, किनके, कामरूप के वर्मन वंश की। तो जो कामरूप का वर्मन वंश है, कौन सा वंश है, कामरूप का वर्मन वंश, और कामरूप का ही नया नाम है आपका असम। और असम किस लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गैंडों के लिए आपका ये असम बहुत फेमस है। यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो कामरूप का नया नाम, नया नाम क्या है, असम। इसका जो वर्मन वंश है कामरूप का, इसका जो संस्थापक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उसका नाम था पुष्यवर्मन। क्या नाम था भैया, पुष्यवर्मन। और इसकी आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या, राजधानी। शासकों के नाम जो संस्थापक थे और राजधानियां ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, और इसकी जो राजधानी थी वो थी प्राग ज्योतिष। तो क्या नाम था आपके पुष्यवर्मन की राजधानी की, प्रयाग ज्योतिष। और ये जो आपका कामरूप का वर्मन वंश है ये आगे चल के आपके पाल वंश का हिस्सा बन जाता है। किसका हो जाता भैया, पालों का हिस्सा हो जाता। पाल वंश का जो संस्थापक था वो था गोपाल। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि कामरूप का जो वर्मन वंश था वो आगे चलकर किस वंश में मिल जाता है, तो आपके पाल वंश में मिल जाता है। आज हम लोगों ने जितने भी सीमावर्ती राज्य थे उनके बारे में पढ़ा कि उनका अभ्युदय कैसे हुआ, उनके शासक कौन कौन थे, और यही चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी भी। बट एक चीज है कि आप जब कोई काम करते हैं ना, थोड़ा सा शिद्दत के साथ करिए। ऐसा नहीं है कि मन नहीं लग रहा फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं। अगर आप कोई काम अपनी लगन मेहनत से करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता मिलती भी इन्हीं को है जिनको उसकी चाहत होती है। अपने दिल में एक आग जलाइए कि जब तक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं तब तक सब बंद। मेरा एक ही सपना, सरकारी नौकरी। थैंक यू सो मच।